नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। पटना में जो महासम्मेलन हुआ विपक्षी दलों का, उसमें एक बात तो स्पष्ट अब आ रही है नज़र कि विपक्षी दलों का जो ये महागठबंधन बन रहा है, इनके आपस में हित इतने टकरा रहे हैं कि मिलकर इस समय लग नहीं रहा कि चुनाव लड़ पाएंगे। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। और विशेष रूप से जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छा ये थी कि एक अध्यादेश के बहाने सभी पार्टियां उनकी छतरी के नीचे आ जाएं और वो एक सर्वमान्य नेता बनकर उभरें। क्योंकि अध्यादेश तो एक बहाना है, क्योंकि अध्यादेश के साथ साथ जब उनको समर्थन मिलेगा तो वो इस बात का प्रचार और प्रसार कर सकते थे कि देखिए, सारे विपक्षी दल हमारे नीचे आ गए हैं, या हम सभी विपक्षी दलों को अपने साथ ला सकते हैं, जो हो ना सका। और मुख्य रूप से इसमें रोड़ा अटकाया कांग्रेस ने। और ये देखिए, महासम्मेलन शुरू होने से पहले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सिलसिला शुरू हो गया है। और अरविंद केजरीवाल जी तो अब भी चाहते हैं कि किसी तरह से बात बन जाए और वो ये सारे आरोप बंद करके और कांग्रेस को मजबूर कर सकें कि वो उन्हें सहयोग दे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को डर भी दिखाया, गिड़गिड़ाए भी, अपील भी की, धमकी भी दी, सारे तीर उन्होंने चला के देख लिए। लेकिन कांग्रेस का लगता है कि रुख अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। और इसकी बानगी हम महासम्मेलन में देख चुके हैं। और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी लगता है कि बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। आम आदमी के जो इस समय प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो कुछ भी कह रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल जी का वरद हस्त है वो उनके सर पर है। क्योंकि बिना इनकी मर्जी के तो इस पार्टी में कोई पत्ता भी हिलता नहीं। जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब से अपना दावा छोड़ दे, इसके बदले में हम राजस्थान और मध्य प्रदेश से अपना दावा छोड़ देंगे, तो इसके कुछ गहरे अर्थ हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि हम लेन देन की राजनीति में यकीन नहीं रखते। और बात भी ठीक है कि कांग्रेस एक, देखिए, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसका एक अपना आधार है, अपनी विचारधारा है, अपना काडर बेस है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो इस समय दो पार्टियों के पास काडर बेस है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। अब आम आदमी पार्टी माने या ना माने, लेकिन उनके पास ऐसी कोई ना तो विचारधारा है जो स्थापित हो, और ना उनके पास कोई काडर बेस है। अब बिना इन दो चीज़ों के कोई भी पार्टी एक लंबी रेस में नहीं जा सकती। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल जी को ये लगता है कि उन्होंने भी अपना राजनीतिक कैरियर, हालांकि मोदी जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के प्रधानमंत्री बनने से पहले, लेकिन जो प्रधानमंत्री वो बने और उसी समय केजरीवाल जी ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, तो उन्हें भी ये लगता है कि जब 8-9 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पे बने रह सकते हैं, तो उनका भी राजनीतिक कैरियर लगभग इतना है, तो उन्हें भी ये लगता है कि जब मोदी जी रह सकते हैं तो मैं भी रह सकता हूँ। और ऐसा है नहीं। अब पटना महासम्मेलन की अगर बात करें तो आप ये बताइए कि जितने भी उसमें शामिल थे विपक्षी दल, कौन सा ऐसा नेता था, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं लपेटा। बारी बारी से उन्होंने सबको लपेटा और किसके खिलाफ अपशब्द नहीं कहे उन्होंने। और अरविंद केजरीवाल जी को ये भी याद रखना चाहिए कि जितनी उनकी उम्र है,
और लगभग सभी विपक्षी दलों की इतनी तो राजनीतिक आयु हो चुकी है। और विपक्षी दल भी देखिए, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो कोई आपस में गठजोड़ कर रहे हैं तो वो भी सब अपना अपना फायदा देखकर ही करते हैं ये काम। सकारात्मक उत्तर सिर्फ इसमें आम आदमी पार्टी को टीएमसी ने दिया थोड़ा सा, और शायद अखिलेश जी ने थोड़ा सा दिया कि टीएमसी की जो ममता बनर्जी है उन्होंने तो ये कहा कि खड़गे जी और केजरीवाल जी को चाय पार्टी करनी चाहिए और उसमें अपने मतभेद सुलझाने चाहिए। और एक और भी बात रही कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि जहाँ भी वो जाएं तो सबसे सर्वोपरि वही रहे, नहीं तो वो अपने तेवर दिखाते रहते हैं, कोई भी चूकते नहीं है तेवर दिखाने से। और पटना महासम्मेलन में यही हुआ कि जैसा स्वागत राहुल गांधी जी का हुआ उसके मुकाबले किसी भी नेता का नहीं हुआ। पटना पे स्वयं गए नीतीश कुमार जी, उनकी आवभगत की, गुलदस्ते दिए और भव्य स्वागत किया गया, जबकि केजरीवाल जी स्वयं अपने काफिले के साथ पटना अपना जो महासम्मेलन का स्थल था वहां पर पहुंचे थे। और दूसरी बात, जो विशेष बात है, दोनों की कार्यशैली लगभग एक है, दोनों का वोट बैंक एक है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मोदी जी को अपशब्द कह के, गाली देकर जिस तबके के वोट वो लेना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, वो एक समान है। वही वोट बैंक कांग्रेस का है, वही वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है। तो प्रतिस्पर्धा इन दोनों में है। कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से इस समय प्रतिस्पर्धा है, बीजेपी से नहीं है। और इस बात को आम आदमी पार्टी भी समझती है कि बीजेपी को बुरा भला बोलकर, मोदी जी को बुरा भला बोलकर जितना वो नुकसान कर सकते थे वो कर चुके हैं, इससे ज़्यादा अब संभव नहीं है। क्योंकि दोनों में प्रतिस्पर्धा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों के अंदर ये प्रतिस्पर्धा है कि मोदी जी को बुरा भला कहा जाए, उनके कामों को नीचा करके दिखाया जाए, और इस सारे कामों में चाहे देश को भी नीचा दिखाना पड़े, दोनों इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। कुछ भी हो दोस्तों, 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जैसा कि अब तक दिखाई जा रहा है कि दिलचस्प फाइट देखने को मिल सकती है। देखना ये होगा कि कितने कोणों की लड़ाई होती है। बीजेपी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल रहेंगे, इसके साथ आम आदमी पार्टी एक अलग से अपना मोर्चा बनाएगी, या जो तीसरे मोर्चे की बात चल रही है वो भी बीच में शामिल रहेगा। चलिए देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव किस करवट बैठता है। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं हमारे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।